हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। यूनिट 3 चल रही थी हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। इसमें मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है जो हमारे पास था। टेलर थ्योरम थी, उसके अंदर लोरेंट थ्योरम थी, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम थी, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम थी। ये 4 मैंने थ्योरम्स करवा दी हैं आपको एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी हैं। अभी क्वेश्चंस बच रहे हैं, अभी क्वेश्चंस नहीं किए हमने। क्यों? क्वेश्चंस हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और हमारे पास जो है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, उनकी बातें होंगी, तो वो यहाँ के क्वेश्चंस में भी काम आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूनिट 3 के अंदर ही है। तो ये चैप्टर और ये चैप्टर दोनों मिलकर के कंप्लीट यूनिट 3 बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। और वाला पार्ट भी आएगा इसमें, अथवा वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट, दोनों पार्ट आएंगे यूनिट 3 के अंदर। जो मैं करवाऊंगा उसके अंदर आएंगे तीनों, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे सीरीज के बारे में। तो थोड़ी बहुत सीरीज हमने यहाँ पे देख ली थी, मैंने जब बात की थी कि टेलर थ्योरम है या फिर टेलर सीरीज है ये, ठीक है। तो वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत बातें भी की थी सीरीज की। अब थोड़ा यहाँ पर अच्छे से बातें करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम बोलेंगे सीरीज क्या होती है। सीरीज, अब सीरीज से पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस मतलब अनुक्रम, और ये होता है श्रेणी, ठीक है। कोई भी हमारे पास फंक्शन है या कोई भी हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे एन टर्म है, मैं थोड़ी रियल की बातें करूंगा यहाँ पर, रियल एनालिसिस की जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ी है उसकी बातें करूंगा, ठीक है। हमारे पास एन कोई भी सीक्वेंस है, एन मतलब ये nth टर्म है, उसकी अगर सीक्वेंस बनाऊंगा तो ऐसी सीक्वेंस बनेगी। सीक्वेंस का मतलब इसके अंदर n की जगह 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, तो हमारे पास जो जो वैल्यूज बनती जाएंगी वो हमें यहाँ पे लिखनी है मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो a1, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो a1, 2 रखूंगा तो a2, a3, ये सारी जो वैल्यूज हैं an वैल्यू, और लास्ट में ऐसे चलती रहेगी हमारे पास। ये क्या बनती है? सीक्वेंस बनती है। क्या बनती है? सीक्वेंस। अब इसी को जहां कोमा हटा करके अगर मैं सम लगा दूं, सम मतलब ऐड कर दूं इन सबको, तो क्या बनेगी? हमारे पास सीरीज बनेगी। सीरीज क्या बनेगी? सीरीज समेशन an, n की वैल्यू कहां से? 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर लोगे तो क्या बनेगी? इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, अनंत श्रेणी बनेगी, ठीक है। और अगर यहां पर कोई फाइनाइट वैल्यू लेते हो, जैसे k वैल्यू लेते हो, तो क्या बनेगी? ये फाइनाइट सीरीज बनेगी, परिमित श्रेणी बनेगी, ठीक है। के लेने पर परिमित फाइनाइट सीरीज, और अगर इनफाइनाइट लोगे तो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। तो हम यहां पर इनफाइनाइट के लिए काम करेंगे, ओके। इनफाइनाइट सीरीज बनेगी तो क्या बनेगी? देखना, कोमा है वहां पर ऐड करना है, मतलब सम लगाना है, तो क्या बोलूंगा? a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an प्लस सो ऑन आ गया ऐसे, तो क्या लिख दूंगा? सीरीज an बन गई, ठीक है। तो ये सीरीज an लिखने का ये तरीका है इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब इस n की जगह आप k लिख सकते हो, कोई k वैल्यू तो उसके बाद भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बात आती है कि सीरीज ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, इसकी बात आएगी, ठीक है। सीरीज ऑफ फंक्शंस या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन आपको पता ही है क्या होते हैं। रियल में बात करूं तो कोई फंक्शन है जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, इन रियल एनालिसिस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में बात करूं तो कोई फंक्शन लेना है तो क्या बोलूंगा? जैसे f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास। मैं बोलूं कि यहां पर मैं n लगा दूं, मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू हो वो n के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। अब n से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अलग अलग फंक्शन बन जाएगा, या मैं बना दूं कि z टू द पावर n लिख दिया मैंने। तो अब ये जो वैल्यू बनेगी f एन z की, जो n के ऊपर भी डिपेंड करेगी और z के ऊपर भी डिपेंड करेगी। z की आप वैल्यू कुछ अलग लिखोगे तो ये अलग वैल्यू बन जाएगी, n की वैल्यू अलग लिखोगे तो ये वैल्यू अलग बन जाएगी, ठीक है। पहले हमारे पास रियल के अंदर क्या हो रहा था, नहीं, जो भी हमारे पास जो फंक्शन था f ऑफ z था वो क्या था? z टू द पावर 2 था मान लो, ठीक है।
यहाँ पर फंक्शन सिर्फ z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। z की वैल्यू को चेंज करोगे तो फंक्शन की वैल्यू अलग आएगी, फिर z की वैल्यू चेंज करोगे तो फंक्शन की वैल्यू अलग आएगी। जैसे मैं z इक्वल टू लिखता हूँ z1, तो क्या वैल्यू क्या बनेगी, f ऑफ z1 इक्वल टू z1 की पावर 2, z इक्वल टू z2 पे एट z इक्वल टू z1 एट z इक्वल टू z2 क्या बन जाएगा, f ऑफ z2 इक्वल टू z2 की पावर 2। ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, मैं बोलूंगा एट z इक्वल टू z1, तो क्या बनेगा f एन z1 इक्वल टू क्या बनेगा, z1 टू द पावर n। अब यहां पर मैं n की वैल्यू और चेंज करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू और भी अलग चेंज हो जाएगी, लेकिन यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है चेंज होने की, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहां पर n की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास ये हमारे पास फंक्शंस है, ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास। अब मैं इसकी अगर मेरे को सीरीज बनानी है या सीक्वेंस बनानी है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जैसे सीक्वेंस एफ एन जेड, ये डिनोट करने का तरीका है सीक्वेंस को, या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एफ एन जेड। इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू चेंज करते जाओ, कहां से 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे 1 से क्यों, क्योंकि सीरीज की डेफिनेशन होती है, सॉरी सीक्वेंस की, सीक्वेंस अनुक्रम की डेफिनेशन क्या होती है, एक फंक्शन जो हमारे पास नेचुरल नंबर से रियल नंबर के ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस, ठीक है, ठीक है। और अब इस रियल की जगह अगर एस कोई सेट है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको बोलेंगे सीक्वेंस, सिर्फ सीक्वेंस है ये। सीक्वेंस भी क्या हुई, सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही हुआ, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे या फिर किसी सेट एस पर जाता है। तो किसी सेट एस पर जाता है तो मैं क्या बोलूंगा, सीक्वेंस है। अगर सेट एस की जगह रियल नंबर आ जाता है तो मैं बोलूंगा रियल सीक्वेंस है। सेट एस की जगह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आ जाता है, सी सिंबल आ जाता है तो मैं बोलूंगा सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस देखो हमेशा एन से जाती है, मतलब एन मतलब नेचुरल नंबर से, तो मैं बोलूंगा ये जो एन की वैल्यू है ये नेचुरल नंबर ही आएगी, मतलब 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, f1z f2z, कोमा लगाते हुए जाना है, तो ये सीक्वेंस बन जाएगी हमारे पास f3z f4z, ऐसे बनता रहेगा हमारे पास। इन्फिनिट तक जा रहा है तो इन्फिनिट तक लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, अभी बताया था नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिट तक जाता है। ओके, अब मैं बताता हूं कि ये तो क्या बन गई, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अब है सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीरीज ऑफ फंक्शंस क्या होता है, देखो एफ एन जेड, एन की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक लेनी है। वही बात, फाइनाइट लोगे तो फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट लोगे तो इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, अनंत श्रेणी बन जाएगी। अब देखो कोमा की जगह क्या लेना है, सम लेना है, तो बोलूंगा f1z प्लस f2z प्लस f3z प्लस सो ऑन f(k)z प्लस सो ऑन आगे। ये हमारे पास क्या बनेगा, सीरीज ऑफ फंक्शन है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन बनी है ये कन्वर्जेंट कब है, डाइवर्जेंट कब है, ठीक है। उसके लिए हमें जो नॉर्मल हमारे पास कुछ रियल के अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस सीरीज आ रही थी, उनके जो कन्वर्जेंस के टॉपिक थे, डाइवर्जेंस के टॉपिक थे, वो थोड़े बहुत अपने को आने चाहिए, ठीक है। अगर वो आते हैं तो आप इजीली काम कर लोगे, अगर नहीं आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ चीजें रटवानी पड़ रही हैं, क्योंकि वहां से कनेक्शन होगा। अगर ये सारी चीजें अब यहाँ पर, यहाँ की सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाने लग जाएंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स आएगा, ये तो रियल बन गया सारा सारा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पहले से हम ये मानेंगे कि ये चीजें आती हैं, नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि भाई रटवा रहे हैं, ठीक है, रटवा नहीं रहे, ये चीजें यहाँ पर होती हैं रियल के अंदर। वैसे ही हमारे पास सारे रिजल्ट यहाँ पर भी काम करते हैं, ओके। तब इनके किसके बारे में बात करेंगे, सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में। तो रियल में पढ़ा होगा कि सीरीज की कन्वर्जेंस कुछ नहीं होती है ना, हम पढ़ते हैं जितने भी हमारे पास रिजल्ट लगते हैं वो सारे लगते हैं सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के ऊपर, ठीक है। तो सीक्वेंस, तो जो सीरीज है हमारे पास इसकी भी हमें सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, सीरीज की भी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी और उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के हिसाब से सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं एक, हमारे पास कोई भी यही है एफ एन जेड इज इक्वल टू जेड टू दी पावर एन, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी सीरीज के बारे में बात करना है कि कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, तो मैं बोलूंगा सीरीज एफ एन जेड और एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक ये लगेगी, तो मैं बोलूंगा ये क्या बनेगा हमारे पास जेड टू दी पावर एन सीरीज एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये बनेगा। डायरेक्ट आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखते हैं,
z टू द पावर 1 प्लस z टू द पावर 2 प्लस z टू द पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस z टू द पावर k प्लस सो ऑन आगे हमारे पास ऐसे जाए। तो इसी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये एक सीरीज है, हमें पता है कि सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के हमने कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े, तो मैं क्या बोलूंगा सीक्वेंस के तो पढ़े हैं। तो ये जो सीरीज है इसकी सीक्वेंस बना लो, इसकी सीक्वेंस मतलब इसकी जो फाइनाइट टर्म्स हैं इनकी सीक्वेंस बना लो, है ना। डायरेक्ट इसी की सीक्वेंस मत लिख देना कि ये F1 होगा, ये डायरेक्ट ये कोमा 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 लगा कर लिख दो, ऐसे नहीं। इसकी जो फाइनाइट टर्म्स हैं इनकी सीक्वेंस बनानी है, उसको बोलते हैं SOPS, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसका मतलब क्या है, ये जो आपको पास सीरीज मिली है इस सीरीज के पार्शियल सम करने हैं और उनकी एक सीक्वेंस बनानी है, जिसका मैं देखो फर्स्ट टर्म S1 नाम दूंगा। S1 क्या होगी, इसकी फर्स्ट टर्म का सम ना, तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी Z1 होगी बस। फिर S2 क्या बनेगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। इसका मतलब क्या है कि हमें पार्शियल सम करने हैं, किसके, सीरीज के पार्शियल सम करने हैं। तो पहले ये लिया, इसका पार्शियल सम कर दिया, ये अब इन दोनों को लेकर के सम कर दो तो क्या बनेगा, S2 क्या बनेगा हमारे पास Z1 प्लस सॉरी Z की पावर 1 प्लस Z की पावर 2, ये हमारे पास क्या बनेगा S2 बनेगा, ठीक है। तो S1 तो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म का सम, तो वो तो अकेली रहेगी। सेकंड S2 क्या हुआ, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, ये S3 क्या होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। S4 क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, 4 टर्म्स का सम। तो क्या बनेगा, S3 इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास F1 प्लस F2 प्लस F3, ये बनेगा F1 F2 F3, इन तीनों का सम करूंगा ये, तो क्या बनेगा हमारे पास Z टू द पावर 1 प्लस Z टू द पावर 2 प्लस Z टू द पावर 3, ये बनेगा हमारे पास S3। ऐसे ही मैं बोलूंगा सो ऑन, हमारे पास Sn क्या बन जाएगा बताओ, Sn क्या बन जाएगा हमारे पास F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन प्लस Fn, इसको मैं क्या लिखता हूँ Z टू द पावर 1 प्लस Z टू द पावर 2 प्लस सो ऑन Z टू द पावर n। तो ये जो अब हमारे पास S1 S2 S3 S4 Sn आए हैं, इनकी हमें एक सीक्वेंस बनानी है, जो मैं कैसे लिख सकता हूँ, Sn सीक्वेंस लिखूंगा तो क्या बनेगा S1 S2 सो ऑन Sn। तो ये बोलो सीक्वेंस बनी ना किसकी, पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनी, तो मैं क्या बोलूंगा इसको SOPS, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। पार्शियल सम किए उन सब की सीक्वेंस बना दी तो क्या बनेगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब अभी वापस से क्या आ गई, सीक्वेंस आ गई। अब सीक्वेंस का हमें पता है तो मैं बोलूंगा अगर ये सीक्वेंस कौन सी, SOPS वाली, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वाली, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज, जिस सीरीज से ये बनी है वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने का तरीका है ना। ये हमने रियल में पढ़ रखा है ना, ऑब्वियसली वहाँ पे सीक्वेंस सीरीज आई थी तो वो हमने वहाँ पर पढ़ी थी ये सारी चीज़ें। तो बोलूँगा SOPS वाली जो सीरीज है, सॉरी सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो ये जिस सीरीज से बन के आई है SOPS वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर SOPS डाइवर्जेंट हो तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बात होगी। अब मैं बोलूँगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, ये क्या होती है, ठीक है। चलो अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। यहां तक अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो एक बार वीडियो वापस करके देख लेना, ठीक है। अगर लाइव क्लास होती तो अपन, मैं बोलता कि पूछ लेता कि चलो समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग अपना डाउट बता सकते थे, लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार वापस करके देख लेना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। अब हमारे पास एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट से हमें पता लगता है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है, कब होती है, कोई भी सीरीज है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, ठीक है। उसको बोलते हैं MN टेस्ट या फिर वाइस्ट्रास M टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। वाइस्ट्रास M टेस्ट वाइस्ट्रास M टेस्ट, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है, ठीक है, वो बोल देगा ये कन्वर्जेंट है सीरीज, ठीक है। कोई सीरीज है किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर कन्वर्जेंट है, तो मैं बोलूंगा उस सीरीज को हम किसी MN से छोटा दिखा दें, और अगर MN वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो जाती है तो मैं बोलूंगा जो पीछे सीरीज बनी थी वो हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद समझ लेना इसको, ठीक है। लेट सीरीज FNZ
बी एन इनफाइनाइट सीरीज, बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ वन वैल्यूड फंक्शंस, ऑफ वन वैल्यूड फंक्शंस defined on the sum, defined on the sum set E or bounded closed domain D। हर एक चीज को मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एंड लेट एम एन सीरीज एम एन बी, सॉरी सीक्वेंस एम एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड सच दैट, हमें ऐसे टाइप की एम एन लेनी है सच दैट फर्स्ट मोड एफ एन जेड लेस देन इक्वल टू एम एन हो फॉर ऑल एन, सॉरी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी एंड each n belongs to natural number, and सेकेंड है हमारे पास द सीरीज n इक्वल टू 1 to infinity m n इज convergent, then the series summation f n z converges uniformly and absolutely on the set D। अब देखो इनके क्या क्या मतलब हैं, सारी चीजें मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। देखो हमारे पास कोई भी सीरीज है एफ एन जेड, सीरीज एफ एन जेड हमारे पास कोई सीरीज है, अभी बताया मैंने सीरीज एफ एन जेड कैसे होती है। बी ए इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज मतलब एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो है ना। तो ऐसे अगर यहाँ पे इन्फाइनाइट लिख रखा है तो इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। और कई बार डायरेक्ट ये भी लिख दिया जाता है, तो उसका मतलब समझ जाना कि एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है। यहाँ जब कुछ नहीं लिख रखा होता इसका मतलब ये होता है ऑफ वन वैल्यूड फंक्शंस। अब वन वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप x की वैल्यू कोई वैल्यू पुट करोगे तो इधर आपको a की वैल्यू मिलेगी, है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो फंक्शन ही होता है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर अगर आपने एक x1 फंक्शन रखा, एक x1 पॉइंट रखा, एक x2 पॉइंट रखा, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी x1 स्क्वायर और x2 की वैल्यू क्या आएगी x2 स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती हैं, इसका मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने x1 वैल्यू रखी और आपके पास दो वैल्यूज निकल के आ गई x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, मैं बोलूँगा हाँ जी फंक्शन की डेफिनेशन होती है, लेकिन हम आगे चल करके क्या बोलते हैं कि अगर आपने x1 रखा और उसकी वैल्यू मान लो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, दो वैल्यूज आ गई, मान लो सपोज करो x1 की ही दो वैल्यू आ गई ये और ये, जो कि फंक्शन की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, ये टू वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, आपने ये बोलते हैं कि हाँ भाई चलो इसको फंक्शन मान लेते हैं, लेकिन ये टू वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये फंक्शन होता नहीं है। जो टू वैल्यूड फंक्शन है, थ्री वैल्यूड फंक्शन है, फोर वैल्यूड फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट की एक ही इमेज आती है, दूसरे पॉइंट की इमेज सेम आ सकती है लेकिन अलग भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट की दो दो इमेज आ गई ना, वो नहीं हो सकता हमारे पास। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि एक ही पॉइंट की दो तीन चार पांच अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, तो हम उसको बोलते हैं ये हमारे पास वन वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये मोर वैल्यूड फंक्शन है, टू वैल्यूड फंक्शन, थ्री वैल्यूड फंक्शन है ये। ठीक है, लेकिन हम क्या किसी बात कर रहे हैं वन वैल्यूड फंक्शन की, इसका मतलब एक पॉइंट के ऊपर एक वैल्यू आएगी, दूसरे पॉइंट पर हो सकता है वही वैल्यू आ जाए, हो सकता है अलग वैल्यू आ जाए। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर दो वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, इसका मतलब होता है वन वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेम सेट ई। ई कोई सेट है उसके ऊपर हमारे पास ये वन वैल्यूड फंक्शन है, या फिर किसी डोमेन डी के अंदर, क्लोज हमारे पास बाउंडेड और क्लोज डोमेन है डी। ठीक है, कोई भी रीजन दे देगा कि हमारे पास ये रीजन है
जैसे z मोड z लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि 1 रेडियस का जो सर्कल आएगा उसकी जो डिस्क बनेगी उस डिस्क के अंदर बातें हो रही हैं, तो बाउंडेड क्लोज डोमेन D, ऐसी बातें हो जाएंगी, ठीक है। एंड लेट mn बी ए सीक्वेंस, हमारे पास mn कोई सीक्वेंस बनेगी ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इंडिपेंडेंट ऑफ z के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, हमारे पास z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इस डोमेन के अंदर, इस डोमेन या इस सेट के अंदर कोई भी z की वैल्यू लो, ये mn के ऊपर उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी हमें कोई सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। सच दैट कैसे टाइप की होगी सीक्वेंस, वो कैसे मिलेगी हमें, एफ एन जेड का मोड निकालूंगा तो ये एफ एन जेड का जो मोड है वो एम एन सीक्वेंस से छोटा आए, ऐसी एम एन सीक्वेंस हमें लेनी है। अब देखो एम एन के अंदर मैंने जेड नहीं लगा रखा ना, यहाँ पर जेड नहीं लगा रखा, इसका मतलब ये जो एम एन है ये जेड के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ एन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये देखो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे देखो जेड आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा फंक्शन जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और हमें पता है एफ एन जेड तो जेड के ऊपर डिपेंड करता है, जेड की वैल्यू अलग रखोगी तो फंक्शन की वैल्यू अलग आ जाएगी, लेकिन एम एन है इसमें जेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एम एन जो है वो जेड के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, जेड की वैल्यू कुछ भी लो, सबका मोड लगाओगे तो वो एम एन से छोटा ही आना चाहिए हर एक एन की वैल्यू के लिए, ठीक है। ऐसा हमें एम एन सीक्वेंस ढूंढनी है, ओके, ऐसी एम एन सीक्वेंस हमें रखनी है। तो अगर ऐसी एम एन सीक्वेंस मिल गई हमारे पास, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, देन सीरीज जो एम एन हमें आया है उसकी सीरीज बनाऊंगा, और अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, जो एफ एन सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। कैसी कन्वर्जेंट होगी, यूनिफॉर्मली, इसका मतलब एक समान ना, हिंदी में एक समान बोलते हैं, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली मतलब निरपेक्ष, ठीक है। ऑन सेट ई या डी है ना, मैंने बोला डी भी हो सकता है ई भी हो सकता है, कोई भी सेट लिया उसके ऊपर, उस डोमेन के ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, ये यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मिलेगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई सीरीज है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की हमने बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, मैं बोल रहा था कि सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगी, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, या फिर एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट कब होगी। तो मैंने क्या कहा, हमने जिस भी सीरीज के बारे में बात करनी है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, उसके बारे में क्या बात करेंगे, हम एक ऐसी हमारे पास जो भी फंक्शन ऑफ सीरीज दे रखी है, या हमारे पास जो दे रखा, हाँ ये फंक्शन ऑफ सीरीज दे रखी है, उस फंक्शन का मोड लगाएंगे, और एक एम एन सीरीज ऐसी है, एम एन हमारे पास ऐसा टर्म निकाल के लेके आएंगे जो इन सब से बड़ा है, इन सबके मोड से बड़ा है, ठीक है, और उसकी हम क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे। और वो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली वो एब्सोल्युटली नहीं, अगर सिर्फ कन्वर्जेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, एफ एन जो सीरीज आएगी वो हमारे पास यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये थ्योरम है हमारे पास, इवन वाइस्ट्रास एम टेस्ट है ये, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ओके। ये मतलब इसका प्रूफ वगैरह पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, इसके क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ये याद रखना, थ्योरम याद रखना। हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास सीरीज दे रखी है इसमें एक एम एन लगाना है, एम एन लेके रखे आनी है ऐसी सीरीज, ठीक है। और वो अगर एम एन सीरीज कन्वर्जेंट है तो मैं बोलूंगा एफ एन जेड जो है हमारे पास ये कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ओके। एग्जाम्पल है हमारे पास, टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज इन द इंडिकेटेड रीजन। जो हमारे पास रीजन दे रखा है उसके अंदर बात करनी है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये है हमारे पास सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस z टू द पावर 2n। रीजन दे रखा है मोड z लेस देन r, मोड z लेस देन इक्वल टू r, और r की वैल्यू कहां से दे रखी है बताओ, 0 से r लेस देन 1। r की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, और मोड z की जो वैल्यू है वो किस है, r से छोटी या बराबर है, ठीक। ऐसे रीजन के ऊपर हमें बात करनी है, ऐसे रीजन के ऊपर हमें बात करनी है कि ये जो सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो आप सबसे पहले बोलोगे ये रीजन कौन सा है, तो
तो मैं बोलूँगा अगर आर की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो क्या बनेगा, देखो इफ आर इज इक्वल टू 1 ले नहीं सकते क्योंकि इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूँगा 1 से छोटा छोटा ले लेंगे, क्या बनेगा आर इज इक्वल टू 1 बनेगा, तो मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, तो मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी सर्कल है, ठीक, इस सर्कल के अंदर वाला पॉइंट एंड इक्वल टू वाला, तो मैं बोलूँगा ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा रीजन, और ये बाउंड्री वाला पॉइंट भी, ठीक है, ये बाउंड्री वाला रीजन भी काउंट होगा, ठीक। लेकिन आर की वैल्यू 1 ले नहीं सकते, इसका मतलब आप इस 1 से छोटा छोटा ही रहेगा, तो ये बाउंड्री वैल्यू वाली नहीं आएगी, सिर्फ अंदर अंदर वाला पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अब आर की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 0 मतलब रेडियस 0 होने होगी, वो वाला पॉइंट नहीं ले सकते, अगर 0 रखेंगे तो क्या बोलेगा, मोड जेड लेस देन इक्वल टू 0, तो मोड जेड लेस देन इक्वल टू 0 तो ये है ना रेडियस 0 वाला, तो ये पॉइंट आप नहीं ले सकते, तो मैं बोलूंगा यहां पर एक सर्कल लगा देता हूं कि ये अंदर वाला पॉइंट नहीं है और अपने पास बाउंड्री वाला पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये रीजन है हमारे पास, इस रीजन के अंदर आपको बात करनी है, समझ पा रहे हो। आर की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, आर की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो आर की वैल्यू 1 नहीं लेंगे तो हमारे पास मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 वाला केस नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन वाला केस आएगा, तो लेस देन तो ऐसा है कि बाउंड्री हटा दो, वो लेस देन वाला केस बचा है, ठीक है। ऐसे ये मान लो कि एक तरबूज है, उसका छिलका हटा दिया है, तो सिर्फ अंदर अंदर खाने वाला पोर्शन बचा है, ठीक। ये हमारे पास 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, इसका मतलब आर की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो लेस देन मोड जेड लेस देन इक्वल टू 0 वाला पोर्शन नहीं आ सकता, मतलब 0 वाला ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, तो मैंने वहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो एक रोटी है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे छेद करके ऐसे आराम से घुमा रहा हूँ उसको, तो ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, और उसकी बाउंड्री हमने हटा दी, ज़्यादा जल गई थी वो हटा दी, तो अंदर अंदर वाला पोर्शन बचा है वो हमारे पास है। तो इस रीजन के अंदर हमें बताना है कि ये वाले जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी कि क्या होगी, ठीक है। देखो क्या रीजन निकाल के लेके आना है मेरे को एक mn बनानी है, मैं बोलता हूं, देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन सीरीज है, लिख लेते हैं इसको, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस z टू द पावर 2n। अब हमें पता है वाइस्ट्रास एम टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट क्या लिखा था, एफ एन जेड की वैल्यू है जो m लेस देन इक्वल टू mn होनी चाहिए, ऐसी mn हमें उठानी है हर एक n की वैल्यू के लिए और हर एक z की वैल्यू के लिए, mn के ऊपर हर एक z की वैल्यू के लिए mn तो डिपेंड करते नहीं, तो हर एक n की वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूंगा, ऐसा होना चाहिए, तो इसका मतलब पहले क्या है, इसका मैं मोड़ लूंगा इसका, क्योंकि एफ एन जेड तो कौन है, ये है एफ एन जेड, इसका मोड़ लूंगा, उसको लेस देन इक्वल टू mn दिखाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा इफ समेशन mn n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट देन सीरीज एफ एन जेड इज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। मैं बोलूंगा पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास है और इसकी वैल्यू क्या है, सीरीज एफ एन जेड है, तो हेयर एफ एन जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस जेड टू द पावर 2n। हमें क्या निकालना है, मोड एफ ऑफ एफ एन जेड निकालना है, मोड एफ एन जेड, तो मैं बोलूंगा अब क्या बनेगा, मोड एफ एन जेड की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये आएगी हमारे पास जेड टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस जेड टू द पावर 2n, ये आएगी। अब मेरे को पता है मोड अगर आप अंदर लेकर के जाओगे फंक्शन के अंदर तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, तो ये बनेगा लेस देन इक्वल टू, ये क्या बनेगा बताओ, मोड जेड टू द पावर 2n अपॉन ये क्या बनेगा 1 माइनस जेड टू द पावर 2n का मोड, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं मोड जेड की पावर 2n अपॉन 1 माइनस मोड जेड की पावर 2n, ये बना सकते हो। लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, सबको पता है मोड जब अंदर जाता है तो लेस देन इक्वल टू का साइन छोड़ के जाता है, ठीक। अब हमें पता है मोड जेड की वैल्यू क्या है, बोलो लेस देन इक्वल टू आर है, मोड जेड की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू आर, तो आप मोड जेड की जगह क्या लिख दो, आर लिख दो, तो क्या बनेगी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर बनेगी बताओ, ये वाली वैल्यू किसकी बनेगी, लेस देन इक्वल टू आर के इक्वल बनेगी, ये अंदर अंदर वाला पोर्शन, तो क्या लिख सकते हैं इसको वापस से लेस देन इक्वल टू, ये क्या बनेगा आर टू द पावर 2n अपॉन ये क्या बनेगा 1 माइनस आर टू द पावर 2n। अब बताओ ये जो सीरीज बनी है, ये हमारे पास कोई भी टर्म है, ये टर्म हमारे पास z के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही। मैं बोलूंगा mn हमारे पास z पे ऊपर डिपेंड करती हुई नहीं आनी चाहिए, तो मैं क्या इसको mn बोल सकता हूं क्या, आप बोलोगे बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मोड एफ एन जेड से बड़ी भी है, मतलब मोड एफ एन जेड हमारे पास लेस देन इक्वल टू भी है इससे,
और ये जेड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करनी, तो मैं बोलूंगा इसको मैं क्या बोल दूंगा, एम एन बोल दूंगा। सही बात है, तो मैं बोलूंगा यहां से देखना नाउ लेट एम एन इज इक्वल टू ये आर टू दी पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर टू दी पावर 2n, ये बनेगा। अब हमें चेक करना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है क्या। अगर ये एम एन सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो जाती है तो एफ एन जेड बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है, अदरवाइज हमें नहीं पता। ऐसा नहीं बोलेंगे अगर ये कन्वर्जेंट नहीं हुई तो ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, नहीं, उल्टा नहीं है इसका, ठीक है। ये कन्वर्जेंट है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका हमें नहीं पता, ठीक है। ओके, अब इसकी कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे तो क्या बनेगा, सीरीज एम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या बनेगा बताओ, सीरीज एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आर टू दी पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर टू दी पावर 2n, ये बना। चेक करो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। कोई भी सीरीज होती है हमारे पास, उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में कैसे बताते हैं, ये हमारे पास क्या है कंप्लीट, यहां पर an क्या है, मैं बोलता हूं सीरीज an इज इक्वल टू समथिंग लिखा होता है, इसका मतलब जो अंदर का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं an। तो यहां पर an क्या है, जो mn है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इफ, या फिर हम इसकी कन्वर्जेंस के बारे में चेक करेंगे तो क्या बोलूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn अपॉन, या फिर mn प्लस 1 अपॉन mn की बात करूंगा। ये हमारे पास कैसा टेस्ट होता है, रेशियो टेस्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो टेस्ट, है ना। आपने रियल में पढ़ा होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू आती है, अगर ये फाइनाइट वैल्यू आती है तो मैं क्या बोलूंगा, ये हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो ये निकालूंगा। हमें अब यहाँ पर अलग से इसको an मानूं तो कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये पहले से ही mn मान रखा है हमने, ठीक है। तो मैं निकालूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn प्लस 1 अपॉन mn, तो यहाँ पर रखो तो क्या बनेगा, mn प्लस 1 मतलब ये क्या है, mn है, इसकी पावर क्या बनेगी, r टू दी पावर n की जगह क्या लिखना है, n प्लस 1, तो क्या बनेगा 2n प्लस 1 अंदर, है ना, ऐसे अपॉन 1 माइनस r टू दी पावर 2n प्लस 1, ऐसा। ओके, ये चीजें। अब मैं यहां से क्या बना सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो r टू दी पावर 2n प्लस 1 अपॉन, ये हमने माना है अपॉन mn और करना है ना, mn करेंगे तो इसके अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में मतलब उल्टा करके लिख दूं तो क्या बनेगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर, तो ये वाला लिख दूंगा 1 माइनस आर टू दी पावर 2n अपॉन आर टू दी पावर 2n, ये बनेगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा साइड में इसको रफ कर देता हूं, आप लोग यहां तक लिख लेना एक बार। इसको सॉल्व कर देता हूं यहां पर, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn प्लस 1 अपॉन mn इजकल टू, ये देखो क्या बनेगा, ये वाली टर्म क्या लिखी जाएगी, r टू दी पावर 2n प्लस 2 अपॉन 1 माइनस r टू दी पावर 2n प्लस 2 इंटू r टू दी पावर 1 माइनस r टू दी पावर 2n अपॉन r टू दी पावर 2n, ये बना। अब ये देखो यहाँ से r टू दी पावर 2n, r टू दी पावर 2n कैंसिल होगा तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, r स्क्वायर बचेगा सिर्फ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर क्या लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी बनेगा ना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, क्या बनेगा ये, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर क्या बनेगा बताओ, ये से ये कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, r स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस r टू दी पावर 2n अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस r टू दी पावर 2n प्लस 1, सॉरी 2n प्लस 2, 2n प्लस 2। अब हमें पता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ और r की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 1 और 0 के बीच में है, ठीक है। r की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या है हमारे पास r की वैल्यू। अब आप बताओ, जैसे 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है, जैसे 1/2 है, इस 1/2 की पावर n करूंगा तो बताओ वैल्यू कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, जैसे 1/2 की पावर 2 करोगे तो क्या बनोगे 1/4 बनेगी, तो वैल्यू कम हुई है, 1/2 से भी कम हो गई है 1/4, ये आधा था ये पाव हो गया है ना 1/4। इसकी पावर 3 करूंगा तो
1/2 की पावर 3 करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, 1/8। ये और भी छोटी हो गई है। इसका मतलब अगर आपके पास वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, उसकी पावर आप बढ़ाते जाओगे तो वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, मतलब 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 0 हो जाती है। तो मतलब r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो उसकी पावर इन्फिनिटी करने पर वो वैल्यू 0 चली जाती है। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो चीजें। तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास दे रखा है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर ये वैल्यू बताओ कहाँ, 0, ये भी कहाँ 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा। तो वैल्यू क्या आई बताओ, r² आएगी। तो वैल्यू क्या आई, r²। ठीक है, हमें पता है r की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये हमारे पास 1 से छोटा ही आएगा हमेशा। और जो हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn + 1/mn की वैल्यू है वो 1 से छोटी आ गई है, लेकिन 0 नहीं आई है, क्योंकि r की वैल्यू 0 नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा ये जो वैल्यू है ये वो 0 और 1 के बीच में ही आएगी। इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू आ गई। अब ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, इट मीन्स ये जो है हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो इट मीन्स mn जो है हमारे पास, mn जो सीरीज है वो हमारे पास कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट है। तो मैं बोलूंगा हेंस mn सीरीज n = 1 to infinity is कन्वर्जेंट सीरीज। और mn कन्वर्जेंट बनते ही मैं क्या बोलूंगा बताओ, mn कन्वर्जेंट बनते ही मैं क्या बोलूंगा, हमारे पास किससे, बाई वाइस्ट्रास m टेस्ट, बाई वाइस्ट्रास m टेस्ट क्या बनेगा बताओ, f n z सीरीज f n z इज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या था, हमारे पास सीरीज एफ एन जेड क्या थी, ये थी z⁻2n अपॉन 1 - z⁻2n n = 1 to infinity इज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमें चेक करना था कि ये एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो हमने चेक कर लिया है। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकता है जल्दी से, वरना इसको लिख लो फटाफट। ओके, आप तक ये सारी वीडियोस की फॉर्म में जा रही हैं, तो आप ये मत सोचना कि ये वीडियो उठाकर वापस देख लेंगे। वीडियो देखने में बहुत टाइम लगता है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब साथ साथ में ये चीज़ें लिख लिया करो, तो बाद में जब एग्जाम पे टाइम में देखोगे तो बस सिर मतलब सरसरी निगाहों से देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, वापस वीडियो देखने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लिख लेना ये। ओके, बीच में वीडियो पॉज करके लिख लिया करो कौन सी लाइव क्लास चल रही है, क्या आगे निकल जाऊंगा। ओके, इसमें 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं आए हैं, आप उनको कर सकते हो आराम से। एग्जाम्पल ही था, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 में आया हुआ है सर, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, 8 में आया है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ पावर सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, और पावर सीरीज का चैप्टर कर लोगे तभी आपकी जो सर पीछे चैप्टर था हमारे पास वो वाला भी क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सीरीज। घात श्रेणी कैसी है, घात श्रेणी पावर सीरीज। देखो पावर सीरीज क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई भी मैंने टेलर थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, कैसी होती है ये देखो, समेशन सीरीज है तो समेशन लगेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, n = 1 to infinity जा रहा है हमारे पास, n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, और साथ में बोल रहा हूँ क्या, z - a⁴n इंटू बाहर हमारे पास कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है an। ये कैसी थी हमारे पास, देखो किस किस शक्ल है, टेलर सीरीज।
टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज मैंने पढ़ाई थी, वो है ये। क्या बनती है देखना, एक बार खोल के देखना है क्या बनेगा ये, a1 z माइनस a टू दी पावर 1। अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूंगा तो क्या बनेगा, a0 a0 इसकी पावर 0 प्लस a1 z माइनस a टू दी पावर 1 प्लस a2 z माइनस a टू दी पावर 2 प्लस a3 z माइनस a टू दी पावर 3 प्लस so on an z माइनस a टू दी पावर n प्लस so on, ऐसे हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इंटू 1, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसको हम 1 लिख देते हैं। तो ये a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a टू दी पावर 2 प्लस a3 इंटू z माइनस a टू दी पावर 3 प्लस so on, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या होती है, कोई भी सीरीज होती है, पावर बढ़ती हुई जा रही है तो क्या बन गई, पावर सीरीज बन गई। क्योंकि पावर बढ़ती हुई नहीं, पावर चेंज हो रही है, तो हमने देखा कि यार पावर अलग अलग हो रही है हर एक टर्म में, तो पावर सीरीज हो गई, इसका नाम दे दिया पावर सीरीज। ठीक है, इसमें एक तो क्या है, इसमें एक तो an है, देखो ये हमारे पास क्या हो सकता है, an जो है कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि ये फिक्स ही होगी ना, ये फिक्स भी हो सकती है, लेकिन ये z के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। z की वैल्यू कुछ भी रखो, ये अपने अलग ही वैल्यू होगी। ठीक है, an z के ऊपर। अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब ये नहीं होता कि ये फिक्स वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब है कि जो वो जो हमारे पास वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, उस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं कई बार ये बोलूं कि समेसन x टू दी पावर n बाहर है k, और हमने लिखा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और हमने लिखा कि x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर से आ रही है। ठीक है, आप x चेंज करते जाओगे, k के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब k को आप बाहर ले सकते हो, तो k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये मत समझा करो कि कोई फिक्स वैल्यू दे रखी है ना। और देखो x इंटू y टू द पावर n, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, या फिर ये बोल दो y इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या बनेगा बताओ। हमने y की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हर बार, y की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। इसका मतलब x की वैल्यू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, x कांस्टेंट है, x उठ करके बाहर आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, x समेसन y इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी y, ये बन जाएगी वैल्यू। अब x देखो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स वैल्यू होती है, नहीं, x भी कांस्टेंट है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे x क्या था, वेरिएबल था, यहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट मींस ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ये कांस्टेंट चीज है कोई भी, ये n के ऊपर डिपेंड करेगी, x और z के ऊपर या जो भी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो मैं बोलूंगा ये बताओ, ये जो सीरीज है हमारे पास, कौन सी सीरीज, सीरीज an z माइनस a टू दी पावर n। तो मैंने बोला an तो क्या है, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। n की वैल्यू चेंज करोगे तो ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये फिक्स वैल्यू रहेगी कोई। मैं बोलूंगा ये। अब बताओ ये जो वैल्यू है, ये जो सीरीज है, ये कन्वर्जेंट हो सकती है कि डाइवर्जेंट हो सकती है कि क्या हो सकती है। तो मैं बोलूंगा इज कन्वर्जेंट एट, कहां पर कन्वर्जेंट बोलो, अगर मैं z की वैल्यू a रख दूं तो क्या बनेगा, a माइनस a टू दी पावर n, मतलब 0 की पावर कुछ भी करोगे तो 0, और इसको an को भी वो साथ में ले लेगा 0, तो ये भी 0, तो 0 को कितनी बार ऐड कर दो तो 0 आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एट z इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है कि z इक्वल टू a के ऊपर तो आपको पता है 100% ये चीज क्या है, कन्वर्जेंट है, मतलब किसी एक फिक्स वैल्यू की तरफ चली जाएगी, कन्वर्ज हो गई जा करके। ठीक है, अलग फैली नहीं। ठीक है, तो ये z इक्वल टू a के ऊपर तो 100% कन्वर्जेंट होगी। अब ये देखते हैं कि z इक्वल टू a के ऊपर तो कन्वर्जेंट हो गई। अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स में जब बातें करते हैं तो हम एक 2D प्लेन में जाकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे रियल में बात करते थे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम क्या बोलते थे, एक रियल लाइन होती है, इसमें ये 0 होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से लेते रहते हैं। ठीक है, या तो प्लस इन्फिनिटी जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी। अब मैं बोलता हूँ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z की बात आती है तो मैं बोलता हूँ z क्या होता है, x प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो x वैल्यू भी आती है और y वैल्यू भी आती है, तो मैं बोलता हूँ इधर तो क्या होता है, x एक्सिस होता है, ये y होता है, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, उसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, x वैल्यू इधर से, y वैल्यू इधर, इसमें अपने को 2D प्लेन में जाकर के बातें करनी है। तो कोई भी z है, मोर z लेस देन r दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपको r रेडियस से छोटे छोटे सारे भी, जो भी r रेडियस से छोटा छोटा जो सर्कल बनेगा वो सारे लेने हैं। इसका मतलब r रेडियस ये है, मान लो ये r है, इसके अंदर अंदर वाला पार्ट लेना है, ये समझ गए। इसका मतलब क्या है कि z की वैल्यू जो आप लेते हो तो एक गोलाई की टाइप में आती है। ठीक, तो मैं बोलता हूँ z इज इक्वल टू
z इज इक्वल टू ए है हमारे पास ये पॉइंट, तो बोलता हूँ इस पॉइंट के ऊपर तो ये जो सीरीज है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है इस पॉइंट के ऊपर तो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा अगर मैं इस पॉइंट के थोड़े दाएं बाएं जाऊं, है ना, दाएं बाएं मतलब अगर इस पॉइंट से थोड़ा मैं इधर जाऊं, थोड़ा सा इधर खिसकूं, यहां पर थोड़ा सा इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इसके आसपास में जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो हम बोलेंगे डिपेंड करता है कैसी वैल्यूज आ रही हैं, ये जो बाहर भाई साहब बैठे हैं ये कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि z अगर आप a के जस्ट पास में लेते हो, बिल्कुल उसके पास में, उसके नेबरहुड में, उसकी बाउंड्री के पास में लेते हैं, a तो कोई पॉइंट ही है, इसके आसपास में कोई पॉइंट लेते हुए, a क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखना, a हमारे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, a की वैल्यू कैसी है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा जैसी शकल है इसकी, a की कैसी शकल है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा जैसी शकल है, ठीक है। अल्फा है हमारे पास इतना अल्फा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा मतलब a वैल्यू है, ठीक है। इसके आसपास जो पॉइंट है बिल्कुल पास पास वाले, अब आप बोलोगे सर ए के ऊपर अगर कन्वर्जेंट है तो उसके आसपास वाले जो चिपके हुए पॉइंट है उनके ऊपर भी कन्वर्जेंट होगा ना, मैं बोलूंगा देख लेंगे। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं लिख दूं a.00001 मतलब बहुत पास में वाला पॉइंट है इनटू ए, नहीं माइनस a की पावर n। अब ये जो कितनी वैल्यू आएगी देखो, ये तो ऐसी वैल्यू आएगी 0.00001 की पावर n। अब ये वैल्यू तो देखो लगभग लगभग जीरो की तरफ जाएगी, है ना, n टेंशन इन्फिनिटी करने पर जीरो की तरफ जाएगी, लेकिन ये बाहर बैठा है, ये जो बाहर बैठा है हो सकता है ये इन्फिनिटी बन रहा हो, कैसा बन रहा हो, इन्फिनिटी बन रहा हो, तो ये इसको जीरो ना बना करके इन्फिनिटी की तरफ लेके चला जाएगा। an की वैल्यू इन्फिनिटी बन रही हो n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर, ये तो n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर जीरो बन रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी बन रहा है तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी इंटू जीरो, अनडिफाइन हो गया। या फिर ये कोई बड़ी वैल्यू बन रही है तो ये सारा कुछ खींच करके इसको इन्फिनिटी की तरफ लेकर के चला जाए, तो हम बोलेंगे हम कुछ नहीं कह सकते, इसके जो साइड वाले जो पॉइंट है उनके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि अगर ये इसकी जो कन्वर्जेंस का जो पॉइंट है, जैसे ये ए पॉइंट है, इसका अगर इधर इस पॉइंट के ऊपर अगर कन्वर्जेंट आ गया ना, ए के साइड वाले छोटे से दूरी पर अगर इस पे कन्वर्जेंट आ गया तो इस पर भी कन्वर्जेंट होगा, इस पर भी, इसकी समान दूरी वाले जितने पॉइंट है उन सबके ऊपर कन्वर्जेंट होगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इधर जितना बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा, उतना इधर, हर एक डायरेक्शन में उतना उतना बढ़ेगा, इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आता रहेगा वो सेम सेम डिफरेंस रहेगा, इधर भी उतना बड़ा, इधर भी, इधर भी, इधर डिस्टेंस तो होगी ना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट के लिए वो फिर कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट होगा तो इसका मतलब क्या है, अगर कन्वर्जेंस का दायरा बढ़ा तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में बढ़ेगा, ठीक है। एक बार हमने देखा कि सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट है, फिर मैंने देखा कि इसके थोड़े से आजू बाजू वाले पॉइंट के ऊपर है और है कन्वर्जेंट, तो मैं बोलूंगा इस पर भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। बोला कि और बाहर में कोई पॉइंट मिल गया तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कन्वर्जेंट होगी, और भी कोई पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पर कन्वर्जेंट होगी, और भी कोई पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पर कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो एक सर्कुलर फॉर्म में बढ़ता जा रहा है ना, जैसे अपन कोई तालाब है उसमें कोई पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो एक लहर बनती है ना, तो वो सर्कुलर फॉर्म में बनती है ना ऐसे, तो जो कन्वर्जेंस का जो दायरा है वो इसी फॉर्म में बढ़ता जाता है। तो अगर आपने कोई भी पत्थर फेंका यहाँ पर, तो पत्थर ना फेंक वो, है ना, झरने में दिल टूट जाएगा, ऐसा कुछ गाना है, ठीक। हाँ, तो इसमें देखो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, ये भी, ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी, सारी डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब इधर जो z पॉइंट है, ये z पॉइंट है, ये z, ये भी कोई z पॉइंट है, ये z पॉइंट है, तो इस a पॉइंट की z पॉइंट से डिस्टेंस सेम है ना चारों तरफ, ये देखो। इसका मतलब आप z माइनस a करोगे तो मतलब डिस्टेंस निकल रही है, तो ये जो डिस्टेंस है सेम रहेगी। इसका मतलब इधर किसी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर कन्वर्जेंट आ गया तो उतनी दूरी वाले जितने सारे पॉइंट हैं उन सबके ऊपर भी कन्वर्जेंट होगी, उसके अंदर भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो कन्वर्जेंस का दायरा है ये एक सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई अपने। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो एक बार वापस से देख लेना, है ना, लेकिन मतलब अच्छे से समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे भी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेट में बहुत अच्छे मतलब मार्क्स में आता है और जैम के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स में आता है, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फॉर्म में बढ़ेगी। तो मैं बोलूंगा अगर हमारे पास कोई सर्कुलर फॉर्म मिल गई कि इस सर्कल के अंदर ये हमारे पास r रेडियस का सर्कल है या फिर 2 रेडियस का सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके ऊपर अगर हमें क्या बोल रखा है, ये a पॉइंट है और ये इतनी दूर, a से इतनी दूर अगर कोई पॉइंट है, यहां पर अगर हम बोलेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है, यहां पर भी कन्वर्जेंट है और यहां पर भी कन्वर्जेंट है, तो मैं बोलूंगा इस सर्कल के अंदर जितने भी सारे पॉइंट है उन सबके ऊपर कन्वर्जेंट होगी। क्यों, बाकी सब तो इसकी डिस्टेंस से कम ही है ना, ठीक है। ओके, और इसके बाहर जो पॉइंट है, इसके जो बाहर पॉइंट है, ठीक है, अगर हमने देख लिया कि ये एक बाउंड्री मिल गई, इस बाउंड्री के ऊपर लास्ट पॉइंट है, इस बाउंड्री के इधर की साइड में एक पॉइंट देखा जिसके ऊपर कन्वर्जेंट नहीं है, इस बाउंड्री के अंदर सारे पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इस बाउंड्री पर देखा, इस बाउंड्री के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट है, मतलब इसके जस्ट पास में,
और इस बाउंड्री के इधर की साइड में कन्वर्जेंट नहीं है किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो मैं बोलूंगा किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर इस बाउंड्री के बाहर कन्वर्जेंट नहीं हुआ, इसका मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट नहीं हुआ। क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट नहीं हुआ, इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस आई है वो कन्वर्जेंट के लिए लायक नहीं है, तो मैं बोलूंगा इसकी डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे कन्वर्जेंट के लायक नहीं है। इसका मतलब इस सर्कल के बाहर हमारे पास कोई नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा सर्कल जो सारे के सारे पॉइंट्स कन्वर्जेंट के पॉइंट्स को कंटेन करता हो, लेकिन उसके बाहर कोई भी कन्वर्जेंट का पॉइंट ना बचे, उस सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन या सीरीज जो है कन्वर्जेंट होती है, तो मैं क्या बोलूंगा, सॉरी, एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर, इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ये सारे, इन सब पॉइंट्स के ऊपर तो हमारे पास क्या है, जो सीरीज दे रखी है वो कन्वर्जेंट है। बाहर जितने भी पॉइंट हैं उन सब के ऊपर क्या है, डाइवर्जेंट है सीरीज। और बाउंड्री के पॉइंट है, बाउंड्री के पॉइंट्स के ऊपर हमें कुछ नहीं पता, कन्वर्जेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो आगे टेस्ट आते हैं, उस टेस्ट में चेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बाहर डाइवर्जेंट, अंदर कन्वर्जेंट। ऐसा जो सर्कल बनेगा उस सर्कल को क्या बोलेंगे बताओ? सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो गए। अब इस सर्कल की जितनी रेडियस आएगी, ये रेडियस जो आएगी आर रेडियस, ये आर रेडियस आएगी, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस आर को क्या बोलेंगे? आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। और जो ये रीजन बना है, ये जो रीजन बना है, ये सर्कल बना है, इसके अंदर जो पूरा पूरा रीजन बना है, क्षेत्र बना है, इस क्षेत्र को या इस रीजन को क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी वापस बात आओ रियल के अंदर। रियल के अंदर देखो सर्कल तो बन नहीं सकता क्योंकि इधर इधर तो पॉइंट ही नहीं पता, हमें तो रियल के बारे में पता है, वैसे इस लाइन के बारे में पता है। तो मैं बोलूंगा अगर यहाँ पर मान लो, सपोज करो, अगर रियल उसमें कन्वर्जेंस की बात आती भी, अगर हमारे पास कोई सीरीज बनती है जिसमें ए एन एक्स माइनस ए टू दी पावर एन बनता है, एक्स मतलब अब रियल की बात हो रही है ना, जेड हम कॉम्प्लेक्स से और ये एक्स हमारा रियल की तरह काम करता है, तो मैं बोलूँगा रियल में मतलब एक्स की वैल्यू इधर से आएंगे, इस बाउंड्री इस लाइन के ऊपर से कहीं ना कहीं से आएंगे। तो मैं बोलूँगा अगर देखो एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट, तो बोलूँगा ए पॉइंट के ऊपर तो कन्वर्जेंट होगी, इसके आजू और इसके बाजू में हमारे पास जो होगा वहाँ पर कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी। तो मैं बोलूँगा अगर आजू में कन्वर्जेंट हो गई यहाँ तक, तो बाजू में भी इतनी दूर तक कन्वर्जेंट ही होगी। इसका मतलब ये जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? इतनी दूर बने तो इंटरवल बनाए, तो इंटरवल बना, मैं बोलूँगा इसको क्या बोलूँगा? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, यहां पर जो बनेगा वो एक क्षेत्र बनेगा, एक रीजन बनेगा, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, जो सर्कल बनेगा उसको बोलेंगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, जो रेडियस बनेगी इसकी जो उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसके अंदर भी अब आप बोलोगे सर इसको रेडियस तो बोल नहीं सकते, तो मैं बोलूंगा देखो यहां से ए पॉइंट से इधर कितनी दूरी तक गया है ये इंटरवल, उसको हम बोलते हैं, चलो इसकी रेडियस मान लेते हैं। अगर ये एक ऐसा घुमाता तो एक सर्कल ही बनता ना, तो उसको मैं बोल दूंगा, इसको भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही बोलते हैं। आई बात समझ में? रियल में और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है, अब सारी बातें हैं, आगे जो पूछा जाएगा आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, वो ये नहीं पूछेगा कि हमारे पास ये कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी, वो पूछेगा कि कौन सी रेडियस के ऊपर ये कन्वर्जेंट होगी, कौन सी रेडियस के ऊपर डाइवर्जेंट होगी। अब देखो ये मैं बोलूंगा मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर, इक्वल क्यों कह नहीं सकता? क्योंकि ये जो बाउंड्री है बाउंड्री पे कह नहीं सकता, लेकिन लेस देन के ऊपर पक्का क्या होगा? ये कन्वर्जेंट होगी। कौन? सीरीज एफ एन जेड या फिर सीरीज ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर एन, ये जो सीरीज बनी है ये कन्वर्जेंट होगी किसके अंदर? मोड जेड लेस देन आर के अंदर। मतलब मोड जेड का मतलब, मोड जेड किसको फॉर्म करता है? एक सर्कल को फॉर्म करता है। ठीक है, अगर किसी को शक है ऐसा तो यहाँ पे देख सकते हैं, मोड जेड का मतलब क्या है? एक सर्कल होता है। देखो एक बार मोड जेड देख लो, मोड जेड इक्वल टू क्या होता है? जेड की वैल्यू क्या होती है बताओ? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मोड एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या होती है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है क्या? बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है ना मोड जेड की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर किसी को शक है ये कैसे आया है तो मैं बोलूँगा मोड जेड क्या डिनोट करता है? मोड जेड ये डिनोट करता है कि जो एक्स प्लस आयोटा वाई जो पॉइंट है, जेड पॉइंट है, ये कोई जेड पॉइंट है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कोई पॉइंट है, बोलूँगा ये क्या है? एक्स, ये क्या है? वाई। ओरिजिन से इसकी इस जेड पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है? ओरिजिन से जेड की डिस्टेंस जो होती है उसको मोड जेड से दिखाते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो डिस्टेंस कितनी आई? ये परपेंडिकुलर है, तो क्या बनूंगा?
पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा। तो मोड जेड की वैल्यू क्या आई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है तो क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर मैंने काम किया मोड जेड का स्क्वायर कर दिया तो इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने पता था कि मोड जेड स्क्वायर जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, जनरली आर से लिखते हैं, तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू मोड जेड स्क्वायर, इसको हम आर स्क्वायर भी लिखते हैं, इस चीज को मोड जेड को आर लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर बन गया। ये क्या होता है, सर्कल होता है जिसकी रेडियस क्या होती है, आर होती है। तो मैं बोलूंगा आर क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि मोड जेड अगर कहीं पे लिख रखा है मोड जेड इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है कि आप आर ये लिख सकते हो तो ये क्या बनेगा, आर रेडियस का सर्कल बनेगा। तो मोड जेड इक्वल टू आर का मतलब क्या है कि इस आर रेडियस का सर्कल, ठीक है। अब ये देखो लेस देन इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब क्या है, डिस्क है, अंदर से भरा हुआ है ना। लेस देन इक्वल टू मतलब आर की वैल्यू छोटी भी, मोड जेड की वैल्यू आर से छोटी भी हो सकती है, इसका मतलब ये आपको बनेगा, ये क्या बनेगा, ये आर रेडियस का सर्कल है। तो इक्वल है तो मतलब सर्कल भी, और लेस देन है तो अंदर वाला पोर्शन भी, ठीक है। और अगर सिर्फ ये लेस देन होता तो बाउंड्री नहीं, अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। ये सब चीजें वेल नोन चीजें हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे होती है, दूर आ गए हैं तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो मैं क्या बताऊंगा, आर कैसे पता लगाते हैं, मैं बोलूंगा मोड जेड लेस देन आर, तो मैं बोलूंगा ये तो हमारे पास क्या बन गई, आर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल गई तो मैं क्या बोलूंगा, मोड जेड लेस देन आर के ऊपर वो जो आर रेडियस के अंदर जो पोर्शन मिलेगा उसके ऊपर क्या बनेगा, कन्वर्जेंट बनेगी, पूरी सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारे पास आर एक वैल्यू है जो कि कैपिटल आर से छोटी है और 0 से बड़ी है, इसका मतलब जो आपने ये सर्कल बनाया है, ये सर्कल बनाया है, इस सर्कल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री को छोड़ दो, अंदर वाले पॉइंट हैं, इन सब पॉइंट्स के ऊपर ये क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर आप इससे इस आर रेडियस से छोटी कोई रेडियस ले लेते हैं, इतनी रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉइंट बनेगा उस हर एक पॉइंट के ऊपर 0 और कैपिटल आर के बीच में अगर आप कोई छोटी आर रेडियस का कोई और अंदर सर्कल लेते हैं तो इस सर्कल के अंदर, छोटे वाले सर्कल के अंदर आपको एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मिलेगी सीरीज। इसके लिए क्या मिलेगी, क्या बनेगी, मोड जेड लेस देन आर के लिए जब आर की वैल्यू ये रखी हो तो यहां पर क्या मिलेगी, यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मिलेगी, ठीक है। कौन, ये सीरीज, ठीक है। आपको पता लग गया है ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने की बात है, उसके बाद तो सब कुछ पता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर निकालते हैं हम क्या बोलेंगे, इतना जो रीजन बनेगा ये क्या है, सर्कल ऑफ, नहीं ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, मोड जेड इक्वल टू आर आएगा, मोड जेड इक्वल टू आर आएगा, ये क्या बनेगा, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। कोई बोले यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहां होगा, मैं बोलूंगा कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उससे छोटी कोई भी रेडियस ले लो, वहां पर क्या है, ये यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये सब बातें आती हैं हमारे पास, ओके। अब आर अगर मान लो इन्फिनिटी आ जाता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आ जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा, इतना बड़ा सर्कल लेना है इन्फिनिटी रेडियस का, इन्फिनिटी रेडियस का सर्कल क्या होता है, पूरा यूनिवर्स हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि जेड की वैल्यू उस पूरे यूनिवर्स से आप कुछ भी उठा करके रख दो, सीरीज तो हमेशा कन्वर्जेंट ही होगी। क्या बोला था मैंने कि ऐसा रेडियस लेना है, ऐसा सर्कल का रेडियस लेना है जिसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट्स के ऊपर अगर फंक्शन कन्वर्जेंट है, जो सीरीज कन्वर्जेंट है, तो वो जो रेडियस होगी वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब आर, कैपिटल आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ गई, इसका मतलब एक इतना बड़ा सर्कल लेना है इन्फिनिट रेडियस का जिसके अंदर सारे पॉइंट के ऊपर क्या है, फंक्शन कन्वर्जेंट है। तो मैं बोलूंगा वो क्या होता है, जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट एवरीवेयर, मतलब एवरीवेयर कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अगर मान लो आर की वैल्यू 0 आ जाती है, आर की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, ये तो कहीं पे कन्वर्जेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा ये कहीं पे कन्वर्जेंट नहीं है, सिर्फ z इक्वल टू ए के ऊपर कन्वर्जेंट है, क्योंकि z इक्वल टू ए के ऊपर तो सारी की सारी कन्वर्जेंट ही है ना। देखो z इक्वल टू ए रखेंगे तो कन्वर्जेंट होगा। तो मैं बोलूंगा ये r इक्वल टू 0 आने पर मैं बोलूंगा z इक्वल टू ए को तो छोड़ दो, क्योंकि ये तो वेल नोन चीज है ना, ये तो भाई घर का ही आदमी है, इसको क्या लेना, इसके ऊपर तो होता ही होता है। तो मैं बोलूंगा z r इक्वल टू 0 लेने पर हमारे पास क्या आएगा, नो वेयर कन्वर्जेंट आएगा। ये जो सीरीज बनेगी नो वेयर कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि सीरीज जो रेडियस है वो कुछ है ही नहीं, कोई पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती है। तो मैं बोलूंगा क्या आएगा, नो वेयर कन्वर्जेंट। आर इक्वल टू इन्फिनिटी आया तो क्या बोलेंगे, एवरीवेयर कन्वर्जेंट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीजें हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं, ओके। इसके फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, वो फॉर्मूले मैं करवा देता हूं आप लोगों को। 2 फॉर्मूला है आर निकालने के, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के 2 फॉर्मूला हमारे पास, एक आवेल्स फॉर्मूला नहीं, एक हडमर्ड फॉर्मूला है, और एक नहीं 2 फॉर्मूला, दूसरे का नाम नहीं है कुछ भी,
दो फॉर्मूला है, उनसे आपको आराम से आर निकल जाएगा। आर निकालने में कोई टेंशन की बात नहीं होती है ना। उसके बाद आर निकालने के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। आर मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया, इसमें मतलब आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, नो डाउट। सिर्फ आर निकालना है। जिसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आई वो सोच लेना कि कोई बात नहीं आई तो हमें तो आर निकालना है, ठीक है। आर निकल के आ गया तो आपका काम हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए बताई हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपको आगे काम आती हैं, कि आपको मतलब ये बताती हैं कि ये चीजें आई कहाँ से हैं, आर क्यों निकालना पड़ रहा है हमें। लेकिन अगर आपको उसका बेसिक नहीं पता है, नहीं समझ में आई ये चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आर निकालो और अपना काम करो। आर निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास 1/r इजिकल टू लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an टू द पावर 1/n। 1/r इजिकल टू सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर an टू द पावर, an का मोड है, उसकी पावर 1/n है, ठीक है। इसका हमें क्या लेना है, सुप्रीमम लेकर के लिमिट निकालनी है, ठीक है। लिमिट सुपीरियर निकालना है 1/r। ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पर हमें जो भी लिमिट निकलेगी, हम इस पोर्शन को सोल्व करते हैं, इसको भूल जाते हैं ना जल्दी से, 1/r लिख करके इसको सोल्व कर लेते हैं और जो वैल्यू आती है वही लिख देते हैं आर की वैल्यू। वो आर की वैल्यू नहीं है कि 1/r की वैल्यू है वो, है ना। जैम के अंदर हर बार ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है, 2 नंबर का या 1 नंबर का, 1 मार्क का या 2 मार्क्स का, ठीक है। जैम के अंदर आता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, क्यों? क्योंकि वो इसकी लिमिट निकाल करके खुश हो जाते हैं। और ऑप्शन कैसा आएगा, जैसे मान लो इसकी वैल्यू अगर मान लो 0 आई ना, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, ए ऑप्शन जो मिलेगा 0 आएगा, बी ऑप्शन मिलेगा वो 1/2 मिलेगा, सी ऑप्शन मिलेगा वो 2 मिलेगा, और डी ऑप्शन जो मिलेगा वो इनफाइनाइट मिलेगा। सबसे लास्ट में मिलेगा, तो सही ऑप्शन होगा जो। अब इसकी वैल्यू 0 आते हैं, हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन में है 0, टिक करो। अरे भाई ये 0 इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं आई है, ये 1/r की वैल्यू है, ये तो 1/r इजिकल टू 0 है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। हम यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन भी मिल गया, टिक करके चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन सही हो गया। वो नहीं हुआ, वो इन्फिनिटी आएगा उसका आंसर, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आप लोगों अगर यहाँ तक भी कर दोगे तो कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे, है ना। आर इजिकल टू ये छोड़ के आ जाओगे, ये या फिर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो थोड़ा 1/2 काट लेगा, है ना, बाकी पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन वालों का तो पूरा क्वेश्चन चला गया ना, ठीक है। तो ध्यान रखने की चीज़ें ये होती हैं, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है 1/r इजिकल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। याद करो, सीक्वेंस एंड सीरीज रियल एनालिसिस की बात की है वापस से। वहां पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n की वैल्यू क्या होती थी, ये हमारे पास कोई सीरीज है या कोई सीक्वेंस है, इसी पर 1/n करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an ही आती थी। ये दोनों सेम लिमिट हैं। ये एक टेस्ट भी है हमारे पास, ये तो कैसा टेस्ट है, रूट टेस्ट है। ये कैसा टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रूट टेस्ट, ये बोलते हैं रेशियो टेस्ट ना। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के हैं रियल के अंदर, ठीक है। पुरानी बातें हो गई हैं, ये तुम लोग भूल गए हो कोरोना में, ओके। मतलब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट ये एल के बराबर होती है ना, ये दोनों एक ही बात है। इसका मतलब अगर आपको ये हार्ड पड़ रहा है, किसी an ऐसे टाइप की रखी कि 1/n निकालने में बहुत ज़्यादा जोर आ रहा होगा, तो ये ना निकाल करके ये निकाल लेना, इसकी वैल्यू 1/r की इक्वल है, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है वो ये वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू भी 1/r होगी, ठीक है। बहुत सारी बुक्स के अंदर ये जो लिखते हैं OR लगा करके, मैं बता रहा हूँ क्या लिखते हैं, r इजिकल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an प्लस 1 लिखते हैं। बहुत सारी बुक के अंदर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, 1/r इजिकल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। इसका उल्टा करके देखो क्या बनेगा, an/an प्लस 1, और ये क्या बनेगा, r बन जाएगा। मैं बोलूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an प्लस 1 इजिकल टू r। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ओके। लेकिन ये मैंने क्यों नहीं बताया, मैंने इसकी जगह ये क्यों बताया आप लोगों को, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम यहाँ पर r याद कर लेते हैं और यहाँ पर था 1/r। अगर आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद करोगे,
तो यहाँ पर आर, यहाँ पर 1/r, कंफ्यूज हो जाओगे वापस से कि कहाँ पर आर लगाना था, कहाँ पर 1/r लगाना था। तो मैंने कहा यहाँ पर भी 1/r करो, यहाँ पर भी 1/r करो, लड़ाई बंद करो यार, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आप याद रख सको तो याद रखना ही है, ये रख सको, कोई और ऑप्शन नहीं है, याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने हैं तो कितने फॉर्मूले ले 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी सुप्रीमम में n की पावर 1/n, खत्म। ये क्या 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी n प्लस 1/n, खत्म। मोड लगाना है, मेरे को याद हो गया, इतने कमजोर आदमी को तुम लोग तो वैसे इंटेलिजेंट हो, ठीक है। इसको याद मत करना क्योंकि आप इसी से बना सकते हो ये, और इसको याद करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ 1/r लगाना है, कहाँ r लगाना है, और वैसे भी एग्जाम में जल्दबाजी होती है तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी जो मैंने बताई थी, 0 आ गया आंसर। तो 0 के लिए तो क्या होता है, नोवेयर कन्वर्जेंट, और उसमें आ जाएगा एवरीवेयर कन्वर्जेंट, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये और ये, इसको मैं रफ कर रहा हूं, फॉर्मूला ये भी सही है लेकिन कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। ये दो फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान से समझ लेना। अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, एग्जांपल्स, ओके।